नमस्कार। 5 राज्यों की चुनावों की तारीख जो है वो आज चुनाव आयोग ने घोषित कर दी है। 3 दिसंबर को तय होगा कि 2024 के आम चुनाव से पहले जो 5 अहम राज्य हैं उसमें जनता का मूड क्या है, जनता का मन किसकी तरफ है, ये अब 3 तारीख को पता चलेगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया पर हैं। सवाल इंडिया का समय हो चुका है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। तो चर्चा करेंगे सबसे पहले जो 5 राज्यों के चुनावों की तारीख घोषित हुई है उस पर। आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना में जो राज्यों में जो चुनाव हैं उसकी चुनाव की तारीखें आज जो चुनाव आयोग ने घोषित की। मिजोरम में 7 नवंबर को, छत्तीसगढ़ में 2 फेज में 7 नवंबर और 17 नवंबर को चुनाव होंगे। वहीं मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव ये कराए जाएंगे। 23 नवंबर को राजस्थान में चुनाव होंगे और 30 तारीख को चुनाव तेलंगाना में होंगे। वोटों की गिनती जो है वो 3 दिसंबर को की जाएगी। पूरी चुनावी प्रक्रिया चुनाव आयोग के हिसाब से 5 दिसंबर तक खत्म हो जाएगी। चुनाव आयोग ने यह भी जानकारी दी कि 17 अक्टूबर तक वोटर लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी। 23 अक्टूबर को इसमें सुधार का जो स्कोप है वो रखा गया है। अब इन चुनावों का जो बिगुल बज गया है चुनावी, इससे पहले आप देख रहे थे कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां हो रही थी, बीजेपी और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बड़े बड़े राज्यों में जाके रैलियां कर रहे थे। अब ये बिल्कुल परवान चढ़ता जाएगा। अगर आप देखें तो आज 9 तारीख को अनाउंसमेंट हुआ है, यानी कि 1 महीने से कम का समय है जब जनता मत डालेगी छत्तीसगढ़ के पहले फेज में, और साथ ही साथ मिजोरम में चुनाव जो होंगे वो 1 महीने से कम समय में हो जाएंगे। खास ध्यान रखा गया है कि 13 तारीख को दिवाली भी है, तो अब दिवाली के बाद जब ये चुनाव 17 तारीख को मध्य प्रदेश के अंदर भी होने हैं तो उसका क्या असर पड़ेगा, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डाल पाएंगे, ये एक बड़ी अहम बात होगी। लेकिन सबसे अहम उसमें यह होगा, चुनाव के तारीखें तो अब आ गई हैं, लेकिन लामबंदी किसकी कैसी है, किसमें कितना दम है, नतीजे 3 दिसंबर को आ जाएंगे तो कम से कम एक मोमेंटम जरूर बनेगा जो ज्यादा से ज्यादा राज्यों को जीत पाएगा। फिर साख जो है इंडिया गठबंधन की, एनडीए की, वो भी ताकत देखने को मिलेगी या आपस में फूट देखने को मिलेगी। ये भी एक बड़ा दिलचस्प पूरा इस चुनाव की कहानी में होगा। क्या क्या इस पर अब तक रिएक्शंस आए हैं, जरा सबसे पहले आपको कुछ रिएक्शन सुनवाते हैं और उसके बाद फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So, first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh and 1 phase in Madhya Pradesh. Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in 1 phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October and date of counting for everyone being 3rd of December. सभी मतदाता भाई और बहन इस चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें, उत्साह के साथ भाग लें। मैं राजनीतिक दलों से ये अपील करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, शालीनता का प्रतीक है। ये चुनाव हम जरूर लड़ें, लेकिन चुनाव लड़ते समय हम व्यक्तिगत आरोप, प्रत्यारोप उनसे बचें। ये शत्रुता नहीं है, तो विचारधाराओं का संघर्ष है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद करता हूं और चुनाव आयोग को जो 80+ के मतदाता और दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्यवस्था की है, एक अभिनव प्रयोग किया है, इसके लिए मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर 65,423 बूथों पर 64,523 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनावी मैदान में भाजपा का झंडा लेकर के जो विकास और गरीब कल्याण के साथ खड़ा है इस पर उतर गए हैं। विकास और गरीब कल्याण पर मध्य प्रदेश के मन में मोदी के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में प्रचंड बहुमत की जीत दर्ज करेगी। राजस्थान की जनता ये मानस बना चुकी है कि ये सरकार जिसने किसानों के साथ धोखा किया है, किसानों के अरमानों के साथ में धोखा किया है, किसानों के विश्वास के साथ में घात किया है, युवाओं के साथ में खिलवाड़ किया है, उनके भविष्य के ऊपर चोट पहुंचाई है, उनके जीवन को अंधकारमय बनाने का काम किया है। ये सरकार जो महिलाओं को सुरक्षा देने में पूर्णतया विफल हुई है, इस सरकार की विदाई का मानस राजस्थान की जनता पहले से बना चुकी है। विदाई सुनिश्चित है, अवश्यंभावी है और इसे किसी भी स्तर पर टाला नहीं जा सकेगा। हमारी पार्टी
इस इलेक्शन के लिए शुरू से ही तैयार थी और तैयार है, और हमारी वाहिद पार्टी है जो साल के 12 महीने पिछले 4.5 साल से हम लोग जनता के दरमियान में रहकर काम करते हैं। और मुझे यकीन है कि ख़ास तौर से तेलंगाना में जहां पर हमारे MLAs हैं और जहां पर हम लड़ेंगे, वहां की आवाम हमारी काम को, हमारी एक्सेसिबिलिटी को, हमारे अवेलेबिलिटी को, हमारे पार्टी के मेंबर्स की उसके ऊपर हमारा साथ देगी। और इंशाअल्लाह हमको यकीन है कि एक बहुत बड़ी कामयाबी से अल्लाह हमको हमकिनार करेगा। हमारी तैयारी है, हम राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। वे जल्दी आने वाली है, जल्दी बताएंगे आपको जो भी होगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करके चुनावों की जो तारीखें आई हैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनावों की घोषणा का स्वागत करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा भारी बहुमत से सभी राज्यों में सरकार बनाएगी और आगामी 5 वर्षों के लिए जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कटिबद्ध भाव से काम करेगी। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चुनाव की तारीख तय होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि 5 राज्यों के चुनावों की घोषणा के साथ भाजपा और उसके साथियों की विदाई का भी उद्घोष हो गया है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ जनता के पास जाएगी। जन कल्याण, सामाजिक न्याय और प्रगतिशील विकास की कांग्रेस पार्टी की गारंटी है, ये ऐसा कहा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने। तो अब बिसात जो है वो तय हो चुकी, डेट भी अब तय हो चुकी। अब कैसे कैसे वहां पर चुनावी गतिविधियां जो है वो बढ़ने वाली हैं। सीधे चलते हैं, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अनुराग द्वारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में इस वक्त क्या क्रम चल रहा है उसको बताने के लिए हमारे साथ हर्षा कुमारी सिंह जुड़ रही हैं, हमारी वरिष्ठ सहयोगी राजस्थान से। अनुराग, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को लेकर बड़ी उत्सुकता लोगों में इस वजह से भी है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी स्ट्रैटेजी बदल दी है। शिवराज सिंह चौहान अभी तक सभाओं में पूछते फिर रहे हैं कि चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, और वहीं बीजेपी का छत्तीसगढ़ के अंदर रमन सिंह को टिकट देने को भी एक संशय है। वहीं कमलनाथ वहां पर हिंदुत्व का चोला ओढ़कर लोगों से टिकट मांग रहे हैं। तो क्या बिसात बनती दिखाई पड़ रही है आज? अंकित, हम लोगों ने बचपन में कविता, हम लोग कहते थे कवियों के बारे में कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। अब आप बीजेपी की बात कर रहे थे तो मैं आपको एक बहुत ही एक शानदार सी तस्वीर दिखाऊंगा और उसी से समझते हैं कि बीजेपी चुनाव कैसे लड़ती है। देखिए, बीजेपी दफ्तर के बाहर एक स्कूटर खड़ा है, स्कूटर के बाहर 2 हूटर हैं और एक टेलीविज़न है, और इसी स्कूटर में आपको और दिखाता हूँ, बड़ी प्यारी सी तस्वीर है ये स्कूटर की। ये देखिए, नाम लिखा हुआ है बूथ सेवक, है ना, और इसमें ये LED कैंपेनिंग किट है, जो भी जिस कंपनी ने इसको का इजाद किया है या इसको बना करके दिया है। ये बताने का मकसद ये था कि देखिए, बीजेपी में तरह तरह के नेता हैं, कुछ हैं जो रोज़ हेलीकॉप्टर से और जहाज़ों से जाते हैं, कुछ हैं जो 4 पहिया से जाते हैं। लेकिन क्यों बीजेपी की इलेक्शन स्ट्रैटेजी, उसकी रणनीति बहुत मजबूत होती है, क्योंकि जहां वो सब नहीं पहुंच पाते वहां वो ऐसे माध्यमों से पहुंचती है। दरअसल यही उसकी मजबूती भी है दोनों राज्यों में, जो उसका काडर है, क्योंकि बीजेपी एक काडर बेस्ड पार्टी है, हम सब जानते हैं, और उसके कार्यकर्ता ज़मीन पर लड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप कांग्रेस को देखेंगे तो कांग्रेस भी छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश में, जैसा आपने कहा, बहुत मजबूती से लड़ रही है और काउंटर ऐसे ही मुद्दों से कर रही है। अगर मध्य प्रदेश में जहां उसने 15 महीने बाद सत्ता गंवा दी, वहां सत्ता में वापसी के लिए आप देखिए, अगर यहाँ पर आती हैं प्रियंका गांधी तो वो सबसे पहले जबलपुर में जाकर नर्मदा आरती करती हैं। रानी दुर्गावती जो गोंड रानी थी 16वीं शताब्दी में, जो मुगलों से जिन्होंने लोहा लिया था, जिनके नाम पर अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 करोड़ रुपए का स्मारक और उद्यान, क्योंकि गोंडों की एक बड़ी आबादी है और 47 सीटें आरक्षित हैं, लेकिन 86 सीटें मध्य प्रदेश में आदिवासियों की ऐसी हैं जहां सीधे तौर पर वो दखल रखते हैं। और छत्तीसगढ़ में 30% के आसपास आदिवासियों की आबादी है, जो देश में सर्वाधिक मानी जाती है। तो कई तरह के प्रतीकों से यहाँ कांग्रेस मात देने की कोशिश कर रही है। फिर चाहे बजरंग सेना करके एक संस्था हुआ करती थी, एक संगठन हुआ करता था, उसको अपने यहाँ पर शामिल कराने को लेकर, या उनकी कई सारी सभाओं में आप देखेंगे कि
बड़े बड़े हनुमान जी के वेशभूषा में लोग देश भर से बुलाए जाते हैं और वो एहसास कराने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस कहीं से भी हिंदुत्व की या हिंदुओं की विरोधी नहीं है। तो ऐसे प्रतीकों से, जैसे छत्तीसगढ़ में आप देखें तो जिस दिन राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, ये बताने की कोशिश की गई कि दक्षिण कौशल जो है वो माँ कौशल्या का चंदखुरी में एक मंदिर बनवाया, सर्किट बनवाया। छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल सरकार ने। तो शह और मात का खेल दोनों राज्यों में चल रहा है कई प्रतीकों की तरह से, लेकिन जिसका कार्यकर्ता इस स्कूटर से जनता तक पहुंच जाएगा, मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लेकर के आएगा, जीत उसी की होगी। ये जो अनुराग बता रहे हैं, बड़ा दिलचस्प अनुराग आपने वो स्कूटर दिखाया, उससे एक बात ये भी पता चलती है कि किस पॉलिटिकल पार्टी के पास रिसोर्सेज कितने हैं। यानी कि हेलीकॉप्टर से लेकर स्कूटर तक एलईडी वाला स्कूटर भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है, क्या इसको कांग्रेस मैच कर सकती है? ये भी एक बड़ा सवाल, एक दिलचस्प एक नजरिया होगा। हर्षा हमारे साथ जुड़ रही है। हर्षा, वहां पर हेलीकॉप्टर से लेकर स्कूटर तक भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है लोगों को रिझाने की, उन तक पहुंचने की, लेकिन शायद राजस्थान कांग्रेस के लिए एक लौता ऐसा राज्य है जहां पर कम से कम इन चुनावों में अभी भी प्रश्न चिन्ह है। मतलब राहुल गांधी बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं मध्य प्रदेश जीत रहे हैं और छत्तीसगढ़ जीत रहे हैं, राजस्थान को लेकर अभी इतने कॉन्फिडेंस कांग्रेस में दिखाई पड़ता नहीं है। तो वहां पर एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जिसने तय कर लिया है कि बिना वसुंधरा राजे के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए जो राहुल गांधी ने कहा था, उन्होंने ये कहा था कि राजस्थान में चैलेंज है। और अगर हम पिछले चुनावों का आकलन देखें तो हर बार कांग्रेस बीजेपी रिवॉल्विंग डोर ऑफ पॉलिटिक्स, लेकिन इस बार सब लोग चैलेंज मांग रहे हैं। यानी कि कांग्रेस जो है वो वापस कॉन्वर्सेशन में है, डायलॉग में है, और जो समाज कल्याण की योजनाएं हैं उसकी एक बहुत स्ट्रांग पॉलिटिकल मैसेजिंग कांग्रेस ने एक प्रोफेशनल तरीके से किया है। आपको मालूम है कि डिजाइन बॉक्स जैसी एजेंसी काम कर रही है और बार बार उन्होंने इसका मैसेजिंग किया है। मिशन 2030 को लेकर उन्होंने काफी लोगों से संपर्क किया है, इंगेजमेंट किया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस फाइट में है इस बार। नहीं तो पहले हम लोग कहते थे कि 1 ईयर बीजेपी, वंस कांग्रेस वंस बीजेपी, रिवॉल्विंग डोर ऑफ पॉलिटिक्स, इन आउट इन आउट। इस बार ऐसा नहीं है, चैलेंज है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी का देखें तो हाँ, जैसे आप कह रहे हैं कि कमल के चिन्ह पे लड़ रहे हैं, बीजेपी को लगता है कुछ एज है उनके पास, इसलिए वो कोई एक चीफ मिनिस्टीरियल फेस प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन वसुंधरा फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा, क्योंकि वसुंधरा की जो लोकप्रियता है अक्रॉस पार्टी लाइन्स, अक्रॉस कास्ट लाइन्स, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और वसुंधरा को लेकर लोगों की एक तरह से जुड़ाव अभी भी है, क्योंकि 2 बार मुख्यमंत्री रही है। तो क्या वसुंधरा को नहीं प्रोजेक्ट करना बीजेपी के लिए नेगेटिव जाएगा, ये इस चुनाव में देखना पड़ेगा। महत्वपूर्ण होगा। गतिविधियां और बढ़ जाएंगी, व्यस्तता और बढ़ जाएगी। हर्षा, आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी आने वाले पूरे महीने के लिए। बहुत ज़्यादा मेहनत का समय जर्नलिस्ट के लिए भी शुरू हो गया। अनुराग, हर्षा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इसको थोड़ा सा और जरा तोड़ते हैं, समझते हैं कि किसकी बिसात कैसे सज रही है। हमारे साथ अमिताभ तिवारी साहब जुड़ रहे हैं, चुनाव विश्लेषक हैं, जो पिछला डेटा है, नंबर्स है, परसेंटेज, कौन कहाँ कितना, उन सब चीज़ों में बड़ी बारीक नज़र रखते हैं। और हमारे साथ राशिद किदवाई साहब जुड़ रहे हैं, जिन्होंने कई चुनाव देखे हैं, कवर किए हैं, ये समझने के लिए कि हिस्ट्री कैसे कई बार रिपीट होती है और कई बार रिपीट नहीं होती है। तो मैं आप दोनों से सबसे पहले शुरुआत इसी बात से करना चाहता हूं। राशिद जी, आपसे ही शुरू करते हैं। एक्स फैक्टर इन चलिए 4-5 राज्यों में आपको क्या लग रहा है, कहां पर आपको कौन सी पार्टी अभी फिलहाल मजबूत खड़ी दिखाई पड़ रही है? जी शुक्रिया अंकित। मुझे लगता है कि 3 दिसंबर को दोनों बड़े राजनीतिक दल जो है कांग्रेस और भाजपा, वो वही एक जो गाना या शेर है वही गाते हुए या सुनते हुए नजर आएंगे कि हमको अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, जो बड़ी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो अपनों से लड़ाई है। देखिए दोनों जो चेहरे हैं मध्य प्रदेश में, जैसे शिवराज सिंह चौहान, और राजस्थान में अशोक गहलोत, उनको सबसे ज्यादा अपनों से खतरा है, या वो अपनों के लिए खतरा है, जिस भी तरह से आप राजनीतिक रूप से देखें। और उनका जो एक मतलब उगता हुआ, जो उनका चढ़ता हुआ सूरज था, वो अस्त होते हुए हमें नजर आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में काफी प्रेडिक्टेबल है, और मिजोरम में और तेलंगाना में बात यही आती है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की। मुझे लगता है कि दोनों जगह सत्ता परिवर्तन होने वाला है।
दोनों जगह सत्ता परिवर्तन होने वाला है। अमिताभ तिवारी, क्योंकि अगर ये मोटा मोटा देखा जाए, मैं राजस्थान से शुरू करता हूं क्योंकि राजस्थान ने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात जो हर्षा भी कह रही थी, कहीं क्या ये जो वसुंधरा फैक्टर, इस पर हम कई बार चर्चा भी कर चुके हैं, जो वसुंधरा फैक्टर की बात हो रही है, या फिर ये कहें कि चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, और या फिर मध्य प्रदेश हो, अगर बीजेपी की ओर से देखा जाए तो क्या हम जो नेता हैं जिनको अभी कहा जा रहा है कि इग्नोर हो रहे हैं, चाहे रमन सिंह हो, चाहे वसुंधरा राजे हो, चाहे यहां पर मामा हो, मामा खुद अपने टिकट की बात लोगों से पूछते फिर रहे हैं कि मैं लड़ूं चुनाव या ना लड़ूं, क्या जो हम लोग हैं, यानी कि हम जो जर्नलिस्ट हैं, हम इसको एक बड़े फैक्टर के तौर पर आंक रहे हैं, या जनता के बीच में भी ये उतना ही बड़ा फैक्टर है, पर्सनैलिटी? देखिए क्या है कि अगर पिछले 2018 के 4 राज्यों के चुनाव की बात करें तो सीएम के चेहरे पर लगभग 20% वोट हुआ था चारों राज्यों। राजस्थान में सबसे कम 4 या 5%। मैं जब सीएम कह रहा हूं तो सीएम प्लस पीएम, यानी सीएम प्लस पीएम कैंडिडेट, और लोकल कैंडिडेट लगभग 40% और पार्टी सिंबल 35%। यानी लोकल कैंडिडेट का तो बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी विधानसभा चुनाव में। अब जहां हम बीजेपी की स्ट्रैटेजी की बात करें, देखिए बीजेपी जहां भी विपक्ष में रहती है, आप 2014 से लेकर के अभी तक का कोई भी राज्य का चुनाव उठा लें, किसी भी राज्य में उसने अपना सीएम कैंडिडेट नहीं घोषित किया होता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ही सुपर सीएम होते हैं, उनके नाम पे वोट मांगा जाता है और वो कहते हैं लोगों को कि हम एक कस्टडियन बिठाएंगे जो डबल इंजन की सरकार यहां पे चलाएगी। अब विचित्र स्थिति है सिर्फ मध्य प्रदेश में, जिसे अंग्रेजी में आप कह सकते हैं नीदर हियर नॉर देयर। आपने उत्तराखंड, त्रिपुरा और गुजरात में सीएम बदला और बीजेपी चुनाव जीती। हिमाचल और कर्नाटक में ऐसी ही स्थिति रही, सीएम बदला जाएगा नहीं बदला जाएगा, बदला जाएगा नहीं बदला जाएगा, और भाजपा को इसका नुकसान उठाना पड़ा। परसेप्शन वाइज ये मैसेज क्या जाता है लोगों को कि जब पार्टी ही अपने सीएम पर विश्वास नहीं रखती है तो लोग कैसे रखें। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जब भाजपा ही शिवराज जी पे विश्वास नहीं कर रही है, उनको सीएम नहीं प्रोजेक्ट कर रही है, तो लोगों का विश्वास जरूर कहीं ना कहीं इससे डगमगा जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही है राशिद जी, लेकिन अगर इसको थोड़ा और समझा जाए तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जैसे अमिताभ कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अक्सर अपने चुनाव में जाने से पहले सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करती है, तो उनके लिए कोई अतिशोक्ति नहीं है। जहां पर वो पहले करते थे वो शायद एक आउटलायर था। कांग्रेस जो अक्सर हमने देखा है कि कभी भी चुनाव में अपना कैंडिडेट घोषित नहीं करी, अभी हाल के चुनावों में अगर हम देखें कर्नाटक में भी या हिमाचल प्रदेश के अंदर भी हम बात करें, वो मध्य प्रदेश में बिल्कुल कमलनाथ के पीछे खड़ी हुई है। अगर बात करें छत्तीसगढ़ में तो इस बात को सेटल कर दिया गया है कि वहां पर जो काका हैं वही वापसी करेंगे, भूपेश बघेल। राजस्थान में अभी अशोक गहलोत का प्रोजेक्शन कांग्रेस करे ना करे, वो खुद अपने आप को एज अ चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट प्रोजेक्ट जरूर कर रहे हैं। तो क्या ये रोल रिवर्सल दिख रहा है दोनों में आपको? जी, ये आपने बहुत दिलचस्प मुद्दा उठाया। देखिए यहाँ पर बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग स्टाइल में हो रहा है। कांग्रेस ने एक अपनी लोकलाइज्ड एक कैंपेन बनाई हुई है और लोकल चेहरों को उसने आगे किया है, और जो भाजपा ने जो है वो सेंट्रलाइज कैंपेन है कि नरेंद्र मोदी के दमखम के ऊपर चुनाव जीता जा रहा है। अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा को सफलता मिली तो उसका सीधा श्रेय जो है वो नरेंद्र मोदी को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। एक और बड़ी अजीब सी बात अंकित हमें नजर आ रही है यहाँ दोनों राज्यों में, कि दोनों राज्यों शिवराज सिंह चौहान अपने बखान करते रहे, मामा जी और लाडली बहना और दुनिया भर का योजनाएं सब करते रहे, और अपने आप को उन्होंने एक बड़ा मजबूत चेहरे के रूप में वो चेहरा जनता से पहले भाजपा ने ही नकार दिया। दूसरी तरफ वो भी जो थे अशोक गहलोत है, वो भी खूब सारी घोषणाएं कर रहे हैं। आज के दिन में जो चुनाव के डेट अनाउंस हुई, सबसे ज्यादा खुशी जो है वो राजस्थान कांग्रेस के सर्किल में है कि अब अशोक गहलोत राज खत्म हो गया, अच्छा वो आचार संहिता मतलब शुरू हो गई। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि एक मुख्यमंत्री के पतन होने पर वहां के लोग अगले बजा रहे हैं। तो ये बातें दोनों दर्शाती हैं कि दोनों जगह, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि दोनों जगह मुझे पूरी ऐसी उम्मीद है और आकलन है कि वहां सत्ता परिवर्तन होगा। अमिताभ जी, हमेशा ये बात कही जाती है और खासतौर से जो सिफोलॉजिस्ट हैं, नंबर क्रंचर्स हैं, वो कहते हैं कि किसी भी स्टेट इलेक्शन में जो भी कुछ होता है उसको आप एक्सट्रापोलेट नहीं कर सकते जो नेशनल इलेक्शन है उस पर, क्योंकि फैक्टर्स बहुत अलग होते हैं, बहुत सारी चीजें अलग काम करती हैं। बीजेपी जिस तरीके से जनरल इलेक्शन में जाएगी मोदी के नाम पर एक प्रेसिडेंशियल कैंपेन में, वैसा उसका हमें एक मॉडल तो देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत सारी चीजें अलग होंगी। तो क्या अगर श्रेय जीत का बीजेपी की मोदी जी को जाएगा
अगर इन राज्यों में अच्छा नहीं होता है तो क्या उसका 2024 के चुनाव पे मोदी जी पर कुछ असर पड़ने वाला है, उनकी इमेज पे कुछ असर पड़ने वाला है? देखिए, जैसे 20% लोग विधानसभा चुनाव में सीएम प्लस पीएम के चेहरे पे वोट करते हैं, उसी तरह से 37% लोग प्राइम मिनिस्टरियल चेहरे पे वोट करते हैं एक लोकसभा चुनाव में। तो नंबर ऑलमोस्ट डबल है, तो वो सिग्निफिकेंट फैक्टर हो जाता है नंबर 1। दूसरी बात, पिछली बार भी आपको ध्यान होगा, यहां पर कांग्रेस ने 3 राज्य के चुनाव जीते थे, लेकिन लोकसभा में बीजेपी स्वीप कर गई थी। इस बार जो है, क्योंकि दोनों चुनाव अलग है, दोनों का कॉन्टेक्स्ट अलग होता है, एक लोकल और एक नेशनल इश्यूज पे होता है, लेकिन ये चुनाव इतना क्लोज होता है लोकसभा चुनाव के कि उसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता ही है। ठीक है, पिछली बार क्या हुआ था कि कांग्रेस अप्रत्याशित रूप से ये तीनों राज्यों में जीत गई थी, 3-0 का स्कोर हो गया था, और उसके पास मोमेंटम बनाने के लिए सिर्फ 3 महीने मिले, क्योंकि फरवरी एंड में बालाकोट एयर स्ट्राइक हो गया। तो मोमेंटम ज्यादा कांग्रेस बना नहीं पाई, इसका फायदा नहीं उठा पाई। इस बार कांग्रेस कर्नाटक में ही जीत चुकी है 6 महीने पहले, और उसके बाद ये इंडिया अलायंस और बाकी सारी बातें हुई, तो मोमेंटम कांग्रेस पहले से ही बना रही है। तो अगर इस बार उस तरह का नतीजा आ जाता है अगर, तो ये नहीं कहा जा सकता कि इसका इंपैक्ट इस चुनाव पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो पेयर ऑफ इलेक्शंस है, अलग अलग चुनाव अलग अलग टाइम पे होता है। जैसे अगर आपको 2003-4 याद हो, 2003-4 में भाजपा तीनों राज्यों में जीती थी, और लोकसभा चुनाव वहां जाकर के हारी थी वो नेशनल लेवल पे, और पिछली बार तीनों राज्यों में हारी और लोकसभा चुनाव वो तो ये भी जीत गई थी। ये भी एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड इस बार देखने को होगा, जो ये चुनाव जीतती है अक्सर वो लोकसभा चुनाव हार जाती है, तो ये भी देखना होगा कि ये ट्रेंड भी इस बार अलग होता है, अलग जाता है, इससे नहीं जाता। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, इसका नंबर से बने रहिए। मतलब एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश को लेकर चौथी जो लिस्ट है वो आ गई है शिवराज सिंह चौहान के ऊपर। जो मैं अभी सवाल पूछ रहा था कि मामा पूछ रहे हैं कि चुनाव लड़ू ना लड़ू, उनका नाम बुधनी से, जो उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ेंगे। लगातार जो कई सारे मंत्री जो हैं उनका भी इस लिस्ट में नाम है। तो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर चौथी जो लिस्ट है वो अब सामने आ गई है। गोपाल भार्गव जो हैं उनको भी टिकट दिया गया है, विश्वास सारंग जो मंत्री हैं वो भी चुनाव लड़ेंगे नरेला से। तो कुल मिलाकर इस लिस्ट के अंदर जो कैबिनेट है मध्य प्रदेश की, उसके कई सारे मंत्रियों के नाम हैं। और वहीं राजस्थान की पहली जो लिस्ट है वो भी भारतीय जनता पार्टी की ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाली है। तो जरा कोशिश करते हैं, चलते हैं, हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, चौथी लिस्ट, कम से कम एक सवाल जो शिवराज सिंह चौहान खुद पूछते जा रहे थे लोगों से कि चुनाव लड़ू ना लड़ू, उसको पे तो आज विराम लग जाएगा, उनका टिकट पक्का है। नहीं, देखिए, शिवराज सिंह चौहान के चुनाव लड़ने के बारे में कोई संशय नहीं था। हालांकि जब इस तरह की कोई खबरें आई थी बीच में कि बीजेपी उन्हें टिकट नहीं देगी, तो हमारी कुछ वरिष्ठ नेताओं से बात हुई तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि शिवराज सिंह चौहान निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ है। जो चौथी सूची अब से कुछ देर पहले जारी की गई है, ये 57 नाम इसमें दिए गए हैं। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम भी है, जो कि अपनी मौजूदा जो सीट है बुधनी सीट, इसी सीट से चुनाव लड़ते आए हैं, इसी से उनको बीजेपी ने दोबारा अपना उम्मीदवार बनाया है। ये जो 57 उम्मीदवारों की सूची आई है, बीजेपी की चौथी सूची है। इस तरह से कुल मिलाकर के अभी तक पार्टी के 136 उम्मीदवारों का ऐलान मध्य प्रदेश में हो चुका है। इस चौथी सूची की खास बात यह है अंकित कि इसमें अधिकांश जो मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान सरकार में, उन्हें पार्टी ने दोबारा टिकट दिया। इसी तरह कई विधायक अभी जो हैं उनको भी पार्टी ने रिपीट किया है। तो यानी ये जो बात कही जा रही थी कि बीजेपी कई विधायकों के टिकट काट देगी, कम से कम इस चौथी सूची को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि कई विधायक ऐसे जिनको रिपीट बीजेपी ने किया है। और शिवराज सिंह चौहान के अलावा अगर प्रमुख उनके साथियों की बात करूं तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जो कि शिवराज कैबिनेट में नंबर 2 माने जाते हैं, वो अपनी दतिया सीट से फिर से चुनाव लड़ेंगे। भूपेंद्र सिंह वो खुरई से चुनाव लड़ेंगे। गोविंद सिंह राजपूत ये सुर्खी सीट से चुनाव लड़ेंगे। गोपाल भार्गव रेहली सीट से चुनाव लड़ेंगे। विश्वास सारंग जो है नरेला सीट से चुनाव लड़ेंगे। और इसी तरह से इंदौर की जो सीटें हैं उनका भी ऐलान कर दिया गया है। रमेश मेंदोला अपनी जो सीट है, मौजूदा सीट है, उसी से चुनाव लड़ेंगे। इसी तरह जो अन्य मौजूदा विधायक हैं उनको फिर से पार्टी ने मौका देने का फैसला किया। अजय बिश्नोई, इनको पाटन सीट से चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। और कमल पटेल जो कि हरदा से चुनाव लड़ेंगे, मंत्री हैं ये। और इसके साथ साथ उमाकांत शर्मा ये सिरोंज से चुनाव लड़ेंगे।
विश्वास सारंग जो है नरेला सीट से चुनाव लड़ेंगे, कृष्णा गौर गोविंदपुरा जो भोपाल की सीट है वहाँ से चुनाव लड़ेंगी, रामेश्वर शर्मा हुजूर से। तो इस तरह से ये जो फहरिस्त आई है ये देख करके अंदाज़ा लग रहा है कि बीजेपी इस पर ज़्यादा प्रयोग अभी नहीं कर रही है। जो तीसरी सूची आई थी, दूसरी सूची आई थी, उसमें बीजेपी ने प्रयोग किया था, जिसमें कि 3 केंद्रीय मंत्रियों को और 6 उनके समेत जो है 6 लोकसभा के सांसद और कैलाश विजयवर्गीय जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, इन्हें चुनाव मैदान में उतार दिया था। लेकिन अभी फिलहाल चौथी सूची देखकर ये लग रहा है कि बीजेपी सेफ खेल रही है और बीजेपी ने तमाम जो मुख्यमंत्री के साथ साथ जो मंत्री हैं उनको भी इस चुनाव मैदान में दोबारा उतारने का फैसला किया है। अखिलेश जी, जाने से पहले संक्षेप में बताइए कि राजस्थान की लिस्ट भी आई है और वहीं छत्तीसगढ़ की लिस्ट भी आई है। राजस्थान की लिस्ट में भी कुछ एमपीज के नाम है, राज्यवर्धन राठौड़ को भी शायद चुनावी मैदान में उतारा गया है, और वहीं छत्तीसगढ़ की लिस्ट में सबको बड़ी उत्सुकता थी, रमन सिंह का नाम आया है या नहीं आया है सर? बिल्कुल, ये रमन सिंह के बारे में ये माना जा रहा है कि राजनाथ गांव जो कि उनका अपना एक पुराना चुनाव क्षेत्र है, वहीं से वो दोबारा चुनाव लड़ेंगे। और राजस्थान छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने वही प्रयोग किया जो कि मध्य प्रदेश में किया था, जहां पर कि उसने केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतारा था। यही प्रयोग बीजेपी ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी करने का फैसला किया, जहाँ पर कुछ लोकसभा सांसदों को भी चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के ये बीजेपी की नई रणनीति। और आज जब चुनाव का ऐलान हुआ है 5 राज्यों के, आज ही बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त भी जो है जारी कर दी है। अखिलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर इस वक्त अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ रहे थे, जो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट आई है उसमें किस किस के नाम है। अमिताभ जी, जाने से पहले मैं एक रिएक्शन आपसे चाहूंगा, क्योंकि आप हमें बता रहे थे कि कितना फर्क पड़ता है जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका, कैंडिडेट्स का कितने, आपने बताया था कि एक बड़ा मेजर फैक्टर होता है। अब जब एमपीज को एमएलए चुनाव में उतारा जा रहा है, इस एक्सपेरिमेंट को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या इसको जनता ये मान के चले कि एक कद्दावर नेता को उतारा जा रहा है, या ये मान के चला जाए कि बीजेपी अपने एमपीज के लिए उनको यहां चुनाव में, विधानसभा में उतार के लोकसभा चुनाव के लिए नए चेहरों के लिए जगह बना रही है? दोनों ही बातें, नए चेहरों के लिए जगह तो नहीं बना रही है, लेकिन ये एमपीज के लिए एक टेस्ट जरूर है, क्योंकि आज भाजपा में एक ही लीडर है, वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। वो कहते हैं भाई जितने भी एमपी जीत के आए 37% वोट तो मैंने दिलाया और आप उसकी बदौलत जीत के आए। तो वैसे भी भाजपा सर्वेस कराती है कि किस एमपी को रिपीट करना है कि नहीं, तो उनको एक एक विधानसभा दे दिया गया लड़ने के लिए। जो एमपी अपना विधानसभा चुनाव हार जाता है वो ऑटोमेटिक लोकसभा की सीट से डिस्क्वालीफाई सॉर्ट ऑफ हो जाता है कंटेंशन में रहने से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक बात है कि 60% सीटों का बीजेपी ने एमपी में अनाउंसमेंट कर दिया है। पिछली बार पहली लिस्ट भाजपा की नवंबर के पहले हफ्ते में आई थी। तो बीजेपी, हम कहीं ना कहीं जरूर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के चेहरे, बीजेपी जो डेटा हम अभी डिस्कस कर रहे थे, 40% लोग सबसे ज्यादा लोकल कैंडिडेट के नाम पे वोट करते हैं, उसको रियलाइज करते हुए हिमाचल और कर्नाटक के लॉस के बाद ये समझ रही है कि लोकल कैंडिडेट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका अनाउंसमेंट पहले कर देना जरूरी है, ताकि एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो है कांग्रेस की अपेक्षा भाजपा को वहां पे देखने को मिले। जैसा कि मैं कह रहा हूं कि बड़ी सारी सीख है। कर्नाटका चुनाव में बिल्कुल उल्टा चल रहा था, बीजेपी की लिस्ट बिल्कुल एन मौके तक आई थी, वही हिमाचल में हुआ था और कांग्रेस की लिस्ट उससे पहले आ गई थी। अब यहां पर बीजेपी तेज गति से अपने एक के बाद एक कैंडिडेट के नाम घोषित करती जा रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी को अभी काफी सारे नाम घोषित करने और बचे हैं। अब आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, राशिद जी, अमिताभ जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। ये बड़ा रन है 2023 का और इससे जुड़ी सारी खबरें एनडीटीवी पर आपको मिलती रहेंगी। रॉकेट अभी चला गाजापट्टी की तरफ से। ये देखिए हम यहाँ अभी सेफ जगह पे आ गए। And immediately the siren went off and we had to run inside into this. Lights are cancelled. Obviously people are scared of going to war-like area. लोगों को अभी भी पता नहीं है कि सभी जो है वो भगाए गए हैं या नहीं। जो एयरपोर्ट की तरफ जाने वाला रास्ता है वहाँ पे लगातार जो चौकसी है वो बढ़ती जा रही है। जवाबी कार्रवाई तो शुरू कर दी गई है। बंद गाड़ियाँ जो है वो लगातार जा रही हैं।
इजराइल और गाजा के बीच में युद्ध का आज तीसरा दिन है। एनडीटीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। इस वक्त हमारे दो सहयोगी उमाशंकर सिंह और कादम्बिनी शर्मा एशलॉन जो शहर है वहां पर हैं। ये दोनों इस शहर में किस तरीके से जो हालात हैं, जो लोग परेशानियां झेल रहे हैं, लगातार गाजा की ओर से रॉकेट दागे जा रहे हैं और इजराइल की तरफ से भी ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहां मंजर क्या है, जरा आपको ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। हमें ये शेल्टर लेने के लिए यहाँ बंकर में आना पड़ा है। ये जो आवाज धमधम की आवाज आ रही है वो ये देखिए, हम यहाँ अभी सेफ जगह पे आ गए। यहाँ पे तमाम लोग जो हैं वो जुटे हुए हैं। तो ये पहला लाइव वास्ता जो रॉकेट अटैक हो रहा है गाजा पट्टी की तरफ से, उसका पहला लाइव हमारा सामना हुआ है। We reached the hotel and immediately the siren went off and we had to run inside into this. और हमारा सामान अभी भी बाहर ही पड़ा हुआ है। सामान the luggage is still outside. ये जो आप देख रहे थे, जो रॉकेट का आमना सामना हमारी टीम का हुआ, उसको ही एक हमास के एक वीडियो अभी जारी किया है। उसमें उन्होंने दिखाया है कि वो किस तरीके से चलिए, तो ये आप देख रहे थे किस तरीके से वहां पर इजराइल की ओर जो रॉकेट हैं वो बरसाए जा रहे हैं। वहीं इजराइल गाजा युद्ध में सैकड़ों लोगों को अभी तक जिस तरीके की हालात बने हुए हैं उसमें 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है दोनों तरफ। हमारे हज़ारों लोग घायल भी हैं। ये लड़ाई हमास आतंकवादियों के हमले से शुरू हुई और अब दोनों ओर से बार और पलटवार किया जा रहा है। ताज़ा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। अभी यरूशलेम और पूरे इजराइल में सायरन की आवाज़ जो है वो सुनाई पड़ी और उसके साथ ही धमाकों की आवाज़ जो लगातार आ रही है वो तो आ ही रही है। देखिए, जहां अभी मैं हूं इस तरफ जो है वो गाजा है और जो कल रात को भी रॉकेट आया था वो इस तरफ से आया था और ये इजराइल की तरफ आता है और जैसे ही खतरे का अंदेशा होता है उसके बाद जो है वो सायरन जो है बजना शुरू हो जाता है। कल भी हमें बताया गया जब हम रात को आ रहे थे कि सायरन की जब भी आवाज़ आए तो सुरक्षित जगह पर जाकर आप अपना जो पनाह है वो लें। गाड़ी में आते समय भी ये कहा गया कि जब भी ऐसी आवाज़ हो और गाड़ी में हो तो गाड़ी से उतरकर ज़मीन पर लेट जाएं, क्योंकि इसी तरीके से आप सुरक्षित रह सकते हैं। तो यहाँ पे हर 5-10 मिनट पर धमाके की जो आवाज़ है वो आती है। अभी एयर सायरन की आवाज़ जो है वो आई। जाहिर सी बात है कि हवाई हमले का अंदेशा जो है वो फिर से एक बार यहाँ पर है। हालांकि जो इजराइल है उसने कंट्रोल करने का दावा किया है और ये कहा है कि सब पूरे इलाके में जहाँ पे आतंकवादी घुसे थे उन सभी इलाकों पर दोबारा से जो इजराइल डिफेंस फोर्स है उसका कब्जा हो गया है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया है कि कुछ इलाके में मिलिटेंट अभी भी हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक कंट्रोल की बात है पूरी तरीके से जो इजराइल के हर क्षेत्र में ये जो इजराइल डिफेंस फोर्स है उसका जो कब्जा है, उसका जो डोमिनेंस है वो हो गया है। तकरीबन 3 लाख जो रिजर्विस्ट हैं उनको जो मोबिलाइज करने की जो बात की गई है वो, यानी कि वैसे जो सेना के जो लोग जो कि पहले रिटायर हो चुके लेकिन अभी भी अपनी सेवा दे सकते हैं, तो ये एक तैयारी दिखाता है किस तरीके से जो इजराइल है वो जवाबी कार्रवाई के लिए तैयारी कर रहा है। और जाहिर सी बात है कि बार बार जिस तरीके से कहा गया है कि जो हमला हुआ शनिवार को और जो लगातार चल रहा है उसका माकूल जवाब इजराइल की तरफ से दिया जाएगा।
तो इस सायरन और इस तरह के धमाकों के बीच हम आपके लिए रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं, आते रहेंगे। अशकलौन से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। ये रॉकेट अभी चला गाजा पट्टी की तरफ से और हमें ये शेल्टर लेने के लिए यहाँ बंकर में आना पड़ा है। ये जो आवाज धमधम की आवाज आ रही है वो, ये देखिए हम यहाँ अभी सेफ जगह पे आ गए। यहाँ पे तमाम लोग जो हैं वो जुटे हुए हैं। तो ये पहला लाइव वास्ता जो रॉकेट अटैक हो रहा है गाजा पट्टी की तरफ से, उसका पहला लाइव हमारा सामना हुआ है। We reached the hotel and immediately the siren went off and we had to run inside into this. और हमारा सामान अभी भी बाहर ही पड़ा हुआ है। सामान luggage is still outside. इजराइल पर हुए घातक हमले के बाद अमेरिका समेत कई देश खुलकर इजराइल के समर्थन में आ गए हैं। अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए अपनी जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है उसको, फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को पूर्वी जो भूमध्य सागर है उसके वहां के लिए रवाना कर दिया है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक यूएस जेराल्ड उत्तर और फोर्ड 5000 नाविक और युद्धक विमानों के साथ वहां पर पहुंच रहा है। दरअसल अमेरिकी नेवी फ्लीट की तैनाती इसलिए की जा रही है कि हमास को अपने किसी भी तरीके से जो मदद है, हथियार हैं, वो सप्लाई जो है उसको रोका जा सके। इस हमले के बाद कई विदेशी नागरिकों की भी मौत हुई है, इसमें अमेरिकी नागरिक भी शामिल हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि इन हमलों में कुछ अमेरिकी नागरिकों की भी मौत हुई है। हालांकि कितने नागरिक हताहत हुए हैं इसके बारे में हम अभी रिपोर्ट ले रहे हैं। आपको बता दें कि इजराइल ने इन हमलों की जो प्लानिंग है और उसकी मदद के लिए सीधे ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। हमास की तरफ से भी इस तरह के बयान आ रहे हैं कि इन हमलों की हरी झंडी जो है ईरान के साथ ईरान ने ही और बेरूत में एक बैठक के बाद हुई थी। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ किया है कि इजराइल को अमेरिका की ओर से लगातार मदद भेजी जाएगी। वो जारी कर दी है। राजस्थान की पहली लिस्ट में 41 नाम शामिल किए गए हैं, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं यानी कि सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ चुनाव लड़ेंगे। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, जो एक्सपेरिमेंट मध्य प्रदेश में किया गया था वही अब एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है राजस्थान में, यानी कि सांसदों को उतार दिया गया है मैदान में कि आप पहले एक विधानसभा जीत के दिखाइए अगर आपको अगली बार टिकट चाहिए तो। जी बिल्कुल, क्योंकि अंकित अभी तक इन जो 3 प्रमुख राज्य हैं इसमें किसी भी चेहरे पर इस बार बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सांसदों के बीच में भी कंपटीशन एक बीजेपी ने लगाई है, ताकि जो जीतेगा, जो ताकतवर नेता इस चुनाव के बाद में उभर कर सामने आएगा, उसको कोई भी पद दिया जा सकता है। तो एक संकेत ये भी है, आज सुबह हमारी बात हो रही थी गजेंद्र सिंह शेखावत से, तो वो भी जोधपुर से सांसद हैं। तो ऐसे में अब इस पूरे लिस्ट में गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम नहीं है, लेकिन अब सूत्र ये भी कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है कि अशोक गहलोत के सामने गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय मंत्री हैं और सांसद हैं उनको भी खड़ा कर सकती है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि अपनी बदली हुई रणनीति में बीजेपी पहले ही मध्य प्रदेश में केंद्रीय जो मंत्री हैं, जो सांसद हैं, उनको उतारा है। और यहाँ पर तो बहुत ही दिलचस्प नाम है, किरोड़ी लाल मीणा को जो है वो टिकट दिया है, राजकुमारी जाटो को टिकट दिया है, दिया कुमारी को एक बड़ा नाम है राजस्थान में, उनको भी टिकट मिला है। तो ऐसे में जो सियासी लड़ाई है वो काफ़ी आक्रामक तौर पर बीजेपी लड़ रही है। पहले से हालांकि तमाम सारे जो सूत्र हैं वो ये कह रहे थे कि इस बार काफ़ी हैवी वेट उम्मीदवारों को बीजेपी मैदान में उतारेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ उसके लिए नाक का सवाल बना हुआ है। और यही वजह है कि लगातार आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी प्रधानमंत्री लगातार दौरे
दौरे कर रहे हैं, राजस्थान में भी लगातार दौरा चल रहा है और इस बार एक बड़ी जो सियासी टक्कर है वो कहीं ना कहीं अब राजस्थान में इतने हैवी वेट उम्मीदवारों को उतारा है, तो बिल्कुल कांग्रेस के लिए भी एक चुनौती जरूर खड़ी करेंगे। कांग्रेस के लिए चुनौती भी खड़ी करेंगे। और रवीश, इससे ये भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो जिस बार कहा जा रहा है कि चुनाव राजस्थान का जो हर बार आसानी से बदल जाता है, वो इतना वाला है नहीं, कड़ा चुनाव है और बीजेपी ने अपनी कमर पूरी कस रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं। अभिनेता शाहरुख खान की सुरक्षा बढ़ाई गई है। मुंबई पुलिस ने शाहरुख खान को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा अब दी है। Y+ कैटेगरी में 6 हथियारबंद जवान 24 घंटे शाहरुख खान के साथ रहेंगे। ऐसा इसलिए किया गया है कि पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि शाहरुख खान की जान को खतरा हो सकता है।